नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ गाजियाबाद से करें। वेव सिटी को मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने बड़ा झटका दिया है। जीडीए की बोर्ड बैठक में वेव सिटी को लेकर के लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। डीपीआर और लेआउट अप्रूवल के लिए जीडीए ने वेव सिटी के पक्ष में प्रस्ताव बनाया था। कमिश्नर ने कहा, शासन से फैसला आने तक वेव सिटी को कोई राहत नहीं है। सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, शासन के फैसले को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और वेव ग्रुप पर करोड़ों रुपयों की देनदारी का आरोप भी है। ऐसे बहुत से निवेशक हैं जिन्होंने वेव सिटी में अपना घर खरीदा है, मकान खरीदा है, जगह खरीदी है और उन सभी का पैसा अधर में लटका हुआ है, क्योंकि अभी वेव सिटी में प्रोजेक्ट्स अभी शुरू ही नहीं हुए। जीडीए की बोर्ड बैठक में वेव सिटी को लेकर लाया गया प्रस्ताव खारिज करवा दिया और कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने ये वेव सिटी को बड़ा झटका दिया है। डीपीआर और लेआउट अप्रूवल का प्रस्ताव को पहले पास कर दिया गया था। कमिश्नर ने कहा कि अभी शासन से फैसले को आने दिया जाए और उसके बाद ही आगे कुछ कदम उठाया जाएगा। तो सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता और ये भी कहा गया कि वेव ग्रुप पर करोड़ों रुपयों की देनदारी का आरोप भी है। इन सभी आरोपों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 9 के पास 2005 में हाईटेक सिटी योजना की आधारशिला रखी गई थी। 9000 एकड़ में लगभग 1 लाख से ज्यादा फ्लैट्स विकसित करने की योजना थी। योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्रोजेक्ट के लिए पहला लाइसेंस वेव सिटी को 4500 एकड़ के लिए दिया गया था। प्रोजेक्ट के लिए दूसरा लाइसेंस सन सिटी को 4500 एकड़ के लिए दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए 18 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई। किसानों को 8% फ्लैट्स देने का सपना दिखाया गया। 15 साल बीतने के बाद भी योजना अस्तित्व में नहीं आ पाई है और 3000 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद भी अब तक एक भी प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हुआ है। जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के मुआवजे में अनियमितता बरती गई है और कई किसानों से जबरन जमीन भी हथियाने का आरोप लगा है। तो ये पूरा मामला हम आपको वेव सिटी का बता रहे हैं कि आखिरकार वेव सिटी मुश्किलों में फंसती हुई क्यों नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को झांसी जाएंगे, जहां वो 327 करोड़ की 93 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 20 करोड़ 24 लाख की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे। सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी का दौरा है। झांसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी गुरुवार को झांसी जाएंगे और सीएम के आगमन से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की ओर से जांचा परखा जा रहा है कि कार्यक्रम सही से हो पाए। देखिए, कल 24 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद झांसी का भ्रमण करके यहाँ पे प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और जनपद की लगभग 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की 100 से ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके संदर्भ में लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने एवं अन्य व्यवस्थाएं लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तैयारियाँ चल। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है झांसी जनपद में। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल का मार्ग व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल का व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था, सेफ हॉस्पिटल, सबको सुरक्षित हम लोग ड्यूटी लगा दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्शन का पॉइंट आइडेंटिफाई करके मीडिया कर्मी के माध्यम से सबको शेयर भी कर चुके हैं। डीएफएमडी एचएचएमडी के साथ एंट्रेंस पे हमारा पूरा फ्रिस्किंग के साथ हमारा पूरा कड़ी सुरक्षा से लोगों को अंदर किया जाता है। आसपास का जगह पे रूफटॉप ड्यूटी
झांसी के बाद सीएम योगी प्रयागराज जाएंगे। यहां सीएम योगी 325 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 969 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा सीएम योगी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। सीएम योगी इस दौरे में परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम में मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के साथ ही बीजेपी के सभी विधायक और सांसदगण भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिनांक 24 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो स्थान है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, मीटिंग की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की व्यवस्था, हेलीपैड तथा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पीएससी का डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा जो हमारे सादे में इंटेलिजेंस की टीमें लगती हैं उनका डिप्लॉयमेंट, इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसको लेकर भी व्यापक प्रबंध यातायात पुलिस का रहेगा। इस माननीय मुख्यमंत्री जी का 24 तारीख को प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होना है और इस पे हम लोग लगभग 1294 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कराएंगे। और इसमें जो हमारे प्रयागराज जनपद के प्रबुद्ध जन हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्यक्रम में शामिल किया है तो कुछ लाभार्थियों का हम लोग यहाँ प्रमाण पत्र वितरण भी कराएंगे। कुछ जो अच्छे कार्य हैं प्रयागराज में हुए हैं या स्टेट लेवल के हुए उनके संबंध में कुछ मूवीज़ का प्रदर्शन भी होगा। और हमारे डिप्टी सीएम साहब और मंत्रीगण भी इसमें शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और जनता को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलने वाली है। माघ मेला को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कुंभ और माघ मेले की समीक्षा। गुजरात के द्वारका में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। ये नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना काल में डबल इंजन सरकार ने साथ दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं करती है, ऐसे लोगों को क्यों जिताना। भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने लिए अपनी जान को बचा रहा था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं हो पाया जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है और ना आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना है? यह भारत के
मुजफ्फरनगर के जानसठ में नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा नेताओं के लिए सिर्फ मैनपुरी अहम चुनाव है। सपा नेता मैनपुरी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं उन्होंने आरएलडी प्रत्याशी पर तंज कसा और कहा कि अब कोई बाहुबली चुनाव नहीं जीत सकता क्योंकि प्रदेश में कानून का राज है। हमने नौजवानों से यही अपील की है कि वो निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट को भी लोगों से अपील करें कि लोग वोट करने के लिए आएँ और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। विधायक जी, बाहुबली प्रत्याशी बताया जा रहा है रालोद की तरफ से, यहाँ पे क्या कहेंगे? कोई बाहुबली कोई अब वो नहीं, यहाँ पर कानून का राज अब उत्तर प्रदेश में है। कोई बाहुबल से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लोकतंत्र है ये, जनता जिसके साथ खड़ी होती है विजय उसकी उसकी होती है। नेताओं के लिए कहा है आपने, मैनपुरी से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो लोग। हाँ, सपा तो खैर वो कहीं दिखती ही नहीं है और मैनपुरी में भी वैसे ही स्थिति है। वह मैनपुरी हो, रामपुर हो, चाहे वह हमारा खतौली हो, समाजवादी पार्टी कहीं पर भी अब दिख नहीं रही। तो सिर्फ मैनपुरी का चुनाव महत्वपूर्ण है उनके लिए? यही होगा लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता मैनपुरी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी नेता अशोक सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। अशोक सिंह चौहान ने स्थानीय बसपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अशोक सिंह चौहान ने कहा, स्थानीय बसपा नेताओं ने 8 लाख रुपया मुझसे लिया था जो बहन जी तक नहीं पहुंचा। मैंने कहा कि या तो पैसा मुझे रिटर्न करो या बहन जी को दे दो। आज तक ना तो वो पैसा बहन जी को दिया गया और ना ही मुझे रिटर्न किया गया। बसपा को छोड़ा मैंने सिर्फ इसलिए, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और मुनकाद अली और गोरेलाल, इन लोगों ने 8 लाख रुपया मुझसे लिया और वो पैसा बहन जी तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से हमने उनसे कहा कि वो पैसा मुझे रिटर्न करो या बहन जी को दो। आज तक वो पैसा ना तो बहन जी को दिया गया, ना वो पैसा मुझे रिटर्न किया गया। ये खबर हमने अपनी बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा जरिया नहीं था जो बहन जी के पास पहुंच जाता। नतीजा ये हुआ कि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमने बसपा पार्टी को छोड़ा। ये पैसा मांगा किसने था? ये पैसा मुनकाद अली, गोरेलाल और जिला अध्यक्ष जी ने लिया था हेलीकॉप्टर बहन जी का आने के लिए। जब हेलीकॉप्टर नहीं आया तो मेरा पैसा मुझे रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन वो पैसा ना रिटर्न किया गया ना बहन जी को दिया गया। समाजवादी पार्टी से किस बात को लेकर प्रभावित हुई? और समाजवादी पार्टी ने सर इस जनपद को हमेशा नाम और काम दिया है। आज तक जो कुछ भी मैनपुरी में है, कोई झूठ बोले सच बोले, लेकिन ये सब अखिलेश भैया ने दिया, सब माननीय मुलायम सिंह। पीलीभीत में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि पीलीभीत जहां कृषि उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, वहीं यहां की भूमि खिलाड़ियों को भी तैयार करती है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत से यूपी की बैडमिंटन टीम का चयन होगा। इन खिलाड़ियों के साथ यूपी की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। प्रदेश की लोकप्रिय योगी सरकार, जिसने हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और पीलीभीत से भी का ये उत्तर प्रदेश लेवल का एक टूर्नामेंट है। इससे पहले एक कार्यक्रम, ये टूर्नामेंट हापुड़ में हुआ और यहाँ जो खिलाड़ी खेलेंगे उनको एक मार्किंग उनकी की जाएगी, उनको एक रैंकिंग दी जाएगी। जिस प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों का पार्किंग घोटाला सामने आया है। नोएडा अथॉरिटी में फिर गूंजा करोड़ों का घोटाला। 3 साल से पार्किंग शुल्क खा गए अफसर और माफिया। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क जमा नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर है और बार बार हम नोएडा अथॉरिटी में जो भी भ्रष्टाचार निकल करके सामने आता है वो उजागर करने का कार्य करते हैं। खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं क्योंकि 3 साल से पार्किंग शुल्क जो अधिकारी थे वो खा गए। नोएडा अथॉरिटी में 3 साल से पार्किंग शुल्क को जमा नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और घोटाला चरम पर है।
मेरठ जिले के माचरा ब्लॉक के गांव बहरोड़ के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक न केवल अपने फर्ज को भूल गए बल्कि अपनी छोटी मानसिकता के चलते उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई के पैटर्न को ही बदल दिया। वीडियो वायरल हुआ तो सच सामने आया, वरना मासूम बच्चों को क्या पता कि उनको क्या और किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है। दरअसल आदर्श प्राथमिक विद्यालय में तैनात मुस्लिम शिक्षक लंबे समय से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की बजाय उर्दू की किताबों से पढ़ा रही थी। बच्चों को उर्दू की किताबें दी गई और उनसे ही उनको पढ़ाया गया। इतना ही नहीं, सुबह के वक्त प्राथमिक विद्यालय में होने वाली प्रार्थना में ना तो राष्ट्रगान होता है और ना ही परंपरागत तरीके से चली आ रही कोई प्रार्थना होती है। हालांकि उसकी जगह पर शिक्षक बच्चों से उर्दू की नज्म प्रार्थना कराते हुए नजर आते हैं। मामला सामने आया तो सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने फौरन इस बारे में डीएम दीपक मीणा को अवगत कराया और कड़ी कार्रवाई के लिए कहा, जिसके बाद डीएम ने बीएसए को पूरा मामला बताया और उसके बाद बीएसए ने इस प्रकरण में बीईओ कुसुम सैनी को जांच भी सौंप दी। मेरठ में फर्जी एसडीएम बनकर लोगों से उगाही और धमकाने का मामला सामने आया है। मामले में कॉलोनी की महिलाएं ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि कॉलोनी में रहने वाला संजीव कुमार खुद को एसडीएम बताता है। कॉलोनी का फर्जी अध्यक्ष बताकर लोगों से अलग अलग बात कर उगाही कर धौंस दिखाता है। जब कॉलोनी के लोगों ने उसका विरोध किया तो वे मारपीट करने लगते हैं और इतना ही नहीं, लोगों को SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा देता है। तो कॉलोनी के लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ शिकायत कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इसी पर्पज से पीड़ित थी क्योंकि मेरे ऊपर भी ST ST का केस लगाया गया कि मुझको चमार बोला है, हमें परेशान करता है बहुत ज़्यादा, कोई भी बोलो तो रिकॉर्डिंग करता है बात की। तो मैं CO साहब के पास भी गई, मेरे पास पुलिस आ रही थी घर पे, मेरे अच्छा नहीं लगता था कि कई सोचे कि भाई क्या बात है, एक लेडीज़, मैं भी अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ में, पति से अलग रहती हूँ मैं अपने 12 साल से, लेकिन अब मुझे खुद 1 महीने से फंसाया हुआ है। मैं खुद चक्कर काट रही थी पुलिस के। मेरठ में सेना की नौकरी के नाम पर नए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। युवक से 16 लाख रुपए लेकर उसे टेरिटोरियल आर्मी में फर्जी नियुक्ति दी गई है और युवक पिछले 4 महीने से सेना में नौकरी कर रहा था। इस बीच उसे बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी वेतन भी खाते में डाला गया। दौराला पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम मनोज है, जिसके साथ ठगी हुई। मनोज नकली वर्दी और फर्जी ID कार्ड लगाकर नौकरी कर रहा था। दूसरा युवक राहुल, जिसने फर्जी नौकरी का खेल रचा, जबकि राहुल के 2 साथी बिट्टू और राजा की तलाश जारी है। आज थाना दौराला में श्री मनोज कुमार के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप अंकित किया गया है कि वर्ष 2020-2021 के दौरान उनसे उनकी अपनी भर्ती के लिए और उनके भाई की भर्ती के नाम पर 16 लाख रुपए एक राहुल नाम के व्यक्ति के द्वारा लिए गए, जिसमें बिट्टू और राजा नाम के व्यक्तियों के द्वारा सपोर्ट किया गया है। उन्हें इस संबंध में आर्मी की यूनिफॉर्म भी दी गई, आई कार्ड भी दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस में जब इस व्यक्ति की गतिविधियों को शक हुआ तो उनके द्वारा इससे पूछताछ की गई और पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। इस संबंध में थाना दौराला पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। कासगंज से अगली खबर, लोन देने के नाम पर ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार हो गया है। फर्जी नैनी फाइनेंस कंपनी के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोन देने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी करता था। आरोपी आकाश उर्फ राहुल लखीमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी से 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल और 450 रुपए बरामद किए गए हैं। नैना फाइनेंस कंपनी के फार्म और मोहर भी बरामद किए गए। यूपी की कई जिलों में चल रही है नैना फाइनेंस की शाखाएं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।